नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरीके से, और हमारे साथ चारों मेहमान पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चंगावकर जी। सर, मंडे ब्लूज वाले मुंह क्यों हैं आप लोगों के आज? वीकेंड के बाद होता ही है वैसे। कोई बात कई लोग वीकेंड के बाद आते हैं। नहीं, कई लोग वीकेंड के बाद आते हैं, लोग वीकेंड मना करके आते हैं। सर 1 बज गए, शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी बड़ी कहानियों की। और आज बाकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं आपको बताने के लिए। हम आपको बताएंगे, आपने कल चर्चा की होगी प्रोग्राम में, मेहमानों ने बताया होगा कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट की कल गिनती हो रही थी वोटिंग की, और उसका जो नतीजा आया, आज मैं आपको उसके 2 साइड इफेक्ट बताऊंगा। और ये 2 बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं जिन पर हमको बात करनी चाहिए। फाल्ता में हुई रीपोलिंग में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। 1,07,000, 8,000, 9,000 शायद वोट मिल गए हैं, से जीत हुई है। और यही वो डायमंड हार्बर मॉडल है जिसके बारे में अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 10वीं जन्म देने पड़ेंगे भाजपा वालों तुमको। और ये गुजराती गैंग है, और चाहो तो से बड़े आदमी को बुला लेना, और चाहो तो खुद चुनाव लड़ लेना, किसके लिए कहा था। खैर, वो डायमंड हार्बर मॉडल टूट ही नहीं गया, बिखर गया। बीजेपी के दिग्बांशु पांडा 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। ये जीत गए, इस पर खबर नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन आप अगर ये देखें कि वहाँ किसको कितने वोट मिले, तो कहानी दरअसल जो है वो उसी के अंदर छिपी हुई है। फाल्ता की सीट के अंदर जो जानकारी मिली कल, जो सामने आई बातें, अगर आप देखें, नंबर 2 पर रही सीपीएम के बाद तीसरे नंबर पर रही है कांग्रेस पार्टी, और पुष्पा जहांगीर खान आया है चौथे नंबर पर। टीएमसी पहुंच गई है चौथे नंबर पर। उनकी जमानत तक जब्त हो गई है, टीएमसी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। और आपको बताते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ा था, और सिर्फ इसी फाल्ता से अभिषेक बनर्जी को 1,68,372 वोट मिले थे। मतलब 1,68,000 की लीड तो उनको केवल इस एक असेंबली सेगमेंट से मिल गई थी। कितने, मेरे ख्याल से 8 या 9 लाख वोट से वो 11 लाख वोट से जीते, 11 लाख वोट से जीते, और 1,68,000 उनको इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले थे। लेकिन वो चौथे नंबर पर पहुंची टीएमसी। खबर नंबर 1, इसका साइड इफेक्ट अभी बात करेंगे। खबर नंबर 2, सीपीएम पहुंच गई दूसरे नंबर पर। सीपीएम को मिले हैं 40,645 वोट। इनके कैंडिडेट थे शंभूनाथ कुर्मी। और सीपीएम इससे इतनी खुश है कि वो बता रही है इसको जैसे कितनी बड़ी विजय उसने हासिल की हो। वैसे सीपीएम के लिए ये खुशी की बात है भी। उनके लिए खुशी की बात है तो मतलब टीएमसी के लिए खतरे की बात है। और खतरा भी ऐसा वैसा नहीं, अस्तित्व का खतरा। क्या सीपीएम बंगाल में टीएमसी की जगह लेने जा रही है? हमेशा आपको मेहमानों ने बताया कि बंगाल का ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता से खारिज की जाती है, उसकी जगह जो पार्टी आती है, तो जो इनकम्बेंट होती है वो खत्म ही हो जाया करती है। ये काम कांग्रेस के साथ लेफ्ट ने किया, लेफ्ट के साथ टीएमसी ने किया। क्या बीजेपी टीएमसी के साथ ये काम करने जा रही है? क्या बंगाल में टीएमसी की जगह अब सीपीएम विपक्ष की नंबर 1 पार्टी बनेगा? अब अगर सीपीएम विपक्ष की नंबर 1 पार्टी बनेगा तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? वो आपको इसी ट्रेंड में दिखाई दे rहा है। 40,000 वोट मिले सीपीएम के कैंडिडेट को, और 10,000 वोट मिले कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का जो अल्पसंख्यक वोट बैंक था, वो भी उनको नहीं मिला। मुसलमानों ने भी उनको वोट नहीं किया। इस सीट पर 30-32% अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोट है फाल्ता के अंदर। 33% है सर जी, 33% बता रहे हैं। और टीएमसी चौथे नंबर पर है, उसको अगर 8,000 वोट भी नहीं मिले, 7,783 वोट मिले, मतलब मुसलमानों ने भी वोट नहीं किया। 32-35% मुसलमान जहां हो वहां टीएमसी का कैंडिडेट चौथे नंबर पर है। तो वो वोट किसके पास गया? वो वोट गया सीपीएम के पास, कुछ वोट गया होगा कांग्रेस पार्टी के पास। 10,000 में से कितने वोट मिले होंगे? चाहे सारे भी मिला दिए आप, सारे मुसलमान वोट भी कांग्रेस को जितने 10,000 मिले सब मुसलमान हो। लेफ्ट को मिला लीजिए 50%, 60%, बाकी कहां गए? बाकी मुस्लिम वोट गया कहां यहाँ का? सर, सवाल ये उठाया जा रहा है। या मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट कर दिया? नहीं। इस पर हम बात कर सकते हैं, इस पर बात। या मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया? कुल, सर एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूं, कुल जमा 50,000 तो मुसलमान नहीं होंगे ना, वहां पे ज्यादा ही होंगे ना। बिल्कुल। सीपीएम को 40,000 मिल रहे हैं, 10,000 कांग्रेस को मिल रहे हैं, बाकी मुस्लिम वोट कहां गया? मेरा सवाल है। 9,000 उसको, टीएमसी को तो नहीं मिला ना। आप 9,000 उसको क्यों, जहांगीर शेख को क्यों नहीं ये कर रहे हैं? जहांगीर खान को मान लिया ना 7,500।
7,500 मैंने मान लिया, 7,000 और 10,000 प्लस 43,000, 60,000 मान लेते हैं, चलिए तो हो गया। 60,000 टोटल वोट हुए ना ये वाले। 60,000 तो सभी मुस्लिम वोट भी नहीं करने आए होंगे ना, ये भी तो होगा। चलिए हो सकता है। दूसरी बात ये भी देखिए ना कि जब जहांगीर खान ने विड्रॉ कर लिया तो मुसलमानों ने उनको वोट दिया जिनको लगा कि ये सीपीएम हरा सकती है। कांग्रेस को तो लग नहीं रहा था कि हरा सकती है, तो वो शिफ्ट उन्होंने अपना वोट किसको किया? सीपीएम को किया। अच्छा चलें ठीक है। अब ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को लेकर चर्चा होगी। और फाल्ता की सीट की लड़ाई में दूसरे नंबर पर जो लेफ्ट रही सीपीएम, वो बड़े खुश हैं। अब मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूं। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कॉमरेड हैं, वो आज भी लाल सलाम करते हैं। अभी जो बयान सुनेंगे उसमें भी कर रहे हैं। अब वो इतने खुश हैं, उनकी खुशी आप देखिए कि उनको सच में ये लग रहा है कि हमारा मौका आ गया, ये 15 साल के बाद वी आर बैक, मतलब अब टीएमसी जाएगी और टीएमसी की स्पेस हम लेंगे। देखिए तो फलतार आमादेर प्रार्थी शम्भु कর্মী এবং তার সঙ্গে আমাদের কর্মী নির্বাচনের এবং ওখানকার সাধারণ মানুষ এবং ভোটারদেরকে আমি একেবারে নত মস্তকে লাল সালাম জানাবো, অভিনন্দন জানাবো। এবং আরও ভালো হয়তো হতো আরও বেশি সময় পেলে, কিন্তু যেটা হয় এ দিল মাঙে মোর, কিন্তু তা নয়। এই যে তৃণমূল যেভাবে একেবারে বরফে গলে যাচ্ছে, বরফের মতো গলে যাচ্ছে গরমে, সেখানে দাঁড়িয়ে সিপিআইএম লাল ঝান্ডার শক্তি তাকে সংহত করছি, আমরা প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি, তার স্বীকৃতি এটা। আবার প্রান্তিক মানুষও তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে আমাদেরই বেছে নিচ্ছেন। এবং তৃণমূলটা একটা হচ্ছে আরএসএসের সাজানো একটা বাহিনী ছিল এবং তারা মস্তানি গুন্ডামি করে যা করেছে সেখানে মানুষ তার মত দিতে পারতো না। মানুষ যদি মত দেওয়ার সুযোগ থাকে এবং গণতন্ত্রকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে সেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থারও পুনরুত্থান হবে। এটা ফল দিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে। वो कह रहा वामपंथ का पुनरुत्थान होगा, अब वामपंथ का पुनरुत्थान होगा। मैं आपको जब ईमानदारी से अपने मेहमानों को क्रेडिट देते हुए ये बात कहूं, चुनाव में भी आप लोग ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी जीतेगी, टीएमसी हारती है, तो फिर टीएमसी हारेगी नहीं, टीएमसी खत्म हो जाएगी, मतलब मेल्ट डाउन। जैसे उन्होंने भी कहा ना, गर्मी में बर्फ के गोले की तरह टीएमसी जो है वो पिघलने जा रही है। सुनने में बात लगती है थोड़ी आश्चर्यजनक, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सालों की सत्ता की पार्टी कह रहे थे कि टीएमसी के हारने से यदि सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो सीपीएम खुश होगा। वही हो रहा है, वो देखिए मांझे के लिए हुई है सीपीएम की। सो त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, तो क्या वाकई ये टीएमसी का पतन शुरू हो गया? इसमें एक वो मिला ना संकेत, चावल की हांडी का एक दाना उठाया तो काकोली घोष दस्तीगार, उन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, एक बड़े पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए इसमें तो सांसद जो है जरा सा भी संदेह नहीं, और अब तो हम लोग जो समझते थे शायद हम लोग भी उसका अनुमान नहीं लगा पाए। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से फ्रॉड वोटिंग कराकर जीतती थी। अब अभी जिस फाल्ता सीट की आप बात कर रहे थे, तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, बीजेपी को इक्को क्या चवन्नी पासंग भी मुसलमान वोट नहीं मिला है। फाल्ता में 30% मुस्लिम हैं। कुल वहां मतदाता हैं 2,36,000 और उसमें 68,406। वो मैंने भी गिनती करी अभी, वो बराबर हो गया। तो ये मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुसलमान नहीं है। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि सीपीएम कांग्रेस बाकी सबको सिर्फ मुसलमान ही सिर्फ वोट मिला। बस यही मैं आ रहा था। तो अब आप इसको यूं समझिए कि जो भी पार्टी वहां रिवाइव भी करेगी वो मुस्लिम वोटों के लिए लड़ेगी। मतलब आप जो कह रहे हैं खतरा उन लोगों के लिए उससे बड़ा है। अगर वो पुनरुत्थान बंगाल का ऐसे देख रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम मतों के बीच में, और चूंकि पूरी तरह से वामपंथी मॉडल फेल हो चुका है, कांग्रेस मॉडल फेल हो चुका है, तृणमूल मॉडल फेल हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कैसे आगे बढ़ाएगी उसके आधार पर अगले 20 साल 30 साल की राजनीति तय होने वाली। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है कि अगले 2, 3, 4 साल बाद जब हम में से कोई कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरेगा और फिर हो जाएगा, तो उसको सिर्फ आईटीसी मौर्या या फ्लाईओवर से चलते हुए 2-3 बड़ी इमारतें या कुछ इलाके ऐसा नहीं दिखेगा, उसको कलकत्ता बदलता हुआ दिखेगा, उसको कुछ रेजिस्टेंस भी दिखेगा। लेकिन कलकत्ता में वो जो जिसको कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। उस दिन मैं वहीं था जिस दिन वो अंडर वाटर वाली मेट्रो शुरू हुई थी ना, तो मैं उस वक्त कोलकाता में था। और मैंने कहा कि भाई जरा हम चलें, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मैंने स्प्लांडे से पकड़ा था, वो जो स्टेशन का नाम है स्प्लांडे, वहां से पकड़ा था। और स्टेशन के अंदर गए तब तो बड़ा अच्छा,
और स्टेशन के बाहर जैसे पुरानी फिल्मों में ना फूल पत्ती बना हुई एकदम गंदी सी सीट वाली बस और बाहर एकदम कचकच कचकच लगा हुआ है, ऐसे कोलकाता दिखता था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब अपने उस हिंदुत्व के साथ डेवलपमेंट वाले मॉडल को लेकर आ रही है, तो ये कितनी खुशी वामपंथियों की या कांग्रेस की बची रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसमें तो मुझे कहीं कोई संदेह ही नहीं है, हम सब इसको लेकर एक मत थे कि तृणमूल कांग्रेस के लिए अब फिर से लौट कर आना बड़ा मुश्किल है। जी सर, अब आप बताइए, ये फाल्ता की जो सीट है क्या बता रही है नतीजा? देखिए, फाल्ता की सीट जो हम लोग बार बार बंगाल के विजय के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरीके से हिंदुत्व की विजय है। देखिए, एक तरफा पोलराइजेशन हुआ है, और जो अभी हर्षवर्धन जी कहते हैं, मैं उसको बहुत एंडोर्स कर रहा हूं कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं मिला। अब हम दा करके विश्लेषण करते हैं कि वहां पर 3 पार्टियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मूलतः खड़ी थी। एक कांग्रेस पार्टी थी, सीपीएम थी, और एक जहांगीर शेख। जहांगीर शेख ने चूंकि विड्रॉ कर लिया था, इसलिए उनके बहुत ही कमिटेड लोग जो होंगे, जो बहुत कमिटेड लोग होंगे, उन्होंने उनको वोट दे दिया होगा कि लगता है कि शायद एक आध मोहल्ला या 2 मोहल्ला या 3 मोहल्ला ऐसा होगा, 4-5 बूथ होंगे जहां पर एक बूथ में 600-700 की ये होती है, ऐसे 8-10 बूथ होंगे जहां पर बहुत ज़्यादा उनके निकटस्थ लोग होंगे, उन्होंने उनको वोट दे दिया। बाकी मुसलमानों को लगा कि नहीं, इसको हराने वाला कौन है, तो इसको हराने वाले उनको लगा कि सीपीएम जो है वो एक बेहतर विकल्प है। टीएमसी मुसलमानों की नजर से उतर गई। देखिए, टीएमसी उतर गई। देखिए, टीएमसी के पास था क्या? टीएमसी के पास कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं। सीपीएम के साथ एक आइडियोलॉजी है, और वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी के खिलाफ एक वातावरण बना था, सिंगूर को लेकर के, नंदीग्राम को लेकर के, तब वो आकर के खड़ी हो गई थी। और मुस्लिम लोग भी उस प्रोटेस्ट में बहुत काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, तो एक ढंग से उनको लगा कि वो आकर के खड़े। आज की स्थिति जो है वो बदली हुई परिस्थितियों में मुस्लिम लोग जो है वो टीएमसी से कन्नी काटेंगे, और उनको लगेगा कि एक हम विकल्प के तौर पर हम कहीं दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखिए, यदि हम ये मान लेते हैं कि टीएमसी एकदम ही तुरंत खत्म हो जाएगी, तो इसकी संभावना दूर दूर तक हमको सोचना नहीं चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि सीपीएम के पास कोई ज्योति बसु नहीं है आज के दिन में। सीपीएम एज एन आइडियोलॉजी कोई राइजिंग फोर्स नहीं है। सीपीएम तब यहां पर खड़ी हुई थी भारत के अंदर जब पूरी दुनिया में ग्लोबली आप कह सकते हैं कि कम्युनिज्म बहुत राइज पे था। हम लोग कहते थे कि जवानी के दिनों में यदि कॉलेज के अंदर यदि वामपंथी नहीं बने तो फिर क्या है। तो हर लड़का जो नवयुवक वर्ग जो वोट देने में जाता था वो सीपीएम या उसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आज वो स्थिति ना कैंपस में रह गई है, और सीपीएम कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में ध्वस्त हो गई है। तो उसके प्रति लोगों में एक आग्रह होगा, नक्सलवाड़ी जैसा एक चीज होगा कि लोग आकर के मिलिटेंट। नहीं तो वो कहां जाएगा ऑपोजिशन का स्पेस? कांग्रेस के पास जाएगा। वो अभी स्प्लिट करेगा तीनों के अंदर। आप देखिएगा, जहां भी उनको लगेगा कि भाई ये कैंडिडेट बेहतर है और यहां पर ये पार्टी बेहतर कर रही है, आने वाले में देखना पड़ेगा कि तृणमूल अपने पोजीशन को बरकरार रखती है या सीपीएम तृणमूल को आगे पीछे। वैसे ममता बनर्जी अभी भी ये कह रही हैं कि चुनाव में अगर चोरी नहीं होती तो मेरी 210, 200, 220 सीटें आती, समीर जी। और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब, पहले भी उन्होंने कहा था कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी। वो कहनी जून के पहले हफ्ते में बुलाओ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग। देखिए, ममता बनर्जी के पास कुछ बचा रही है। ममता बनर्जी इस बात को समझती है कि जिस तरीके से वो चुनाव हारी और जिस तरीके से उनके ही बहुत करीबी आदमी ने फाल्ता में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जिस तरीके से उनकी हार हुई है, उसके बाद कल उन्होंने जब वोट देखा होगा तो उनको लगा होगा कि आज वो जमीनी स्तर पर कहाँ पहुंच चुकी है, उनके साथ नाराजगी क्या स्तर है। भवानीपुर सीट अगर ममता बनर्जी हार जाती है और अपने घर का अगर वो बूथ हारती है, तो यह बता रहा है कि ममता बनर्जी की कितनी ज्यादा अलोकप्रिय हो गई थी। ममता बनर्जी ने कितनी ज्यादा हिंसा के माध्यम से, कितना डर के माहौल से वहां पर चुनाव जीता था। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि बंगाल उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। 2029 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने होगी। आप विधान चुनाव तो हार गए, आज आपके पास 29 लोकसभा के सांसद है, 2 साल 3 साल बाद आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में जाना है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, शुभेंदु ने जिस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में जिस तरीके से पूरा ध्यान लोकसभा के लिए देंगे 42 सीटों पे, तो ममता इस बात को जानते हैं कि अब उनके लिए वहां से 7 से 8 सीटें जीतना भी बहुत मुश्किल होगी। डायमंड हार्बर से अभिषेक का जीतना भी बहुत मुश्किल होगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि अगर
डूबते को तिनके का सहारा जो कहा जाता है ना, तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि तो मैं डूब रही हूं, तो क्यों ना मैं कम से कम लेफ्ट से हाथ मिला लूं, मैं कांग्रेस से फिर बातचीत करूं राहुल गांधी के साथ, और विपक्ष को साथ लेकर किसी तरीके से मैं प्रासंगिक बनी रहूं, मुझे दिल्ली के अंदर कोई जिम्मेदारी मिले, या कम से कम ये हो कि बंगाल में जब लोकसभा चुनाव आए तो विपक्ष मेरा समर्थन करे। अब बंगाल में ममता बनर्जी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और ये बड़ी ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप ये शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी में हो गई है, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सब एक लोकसभा का सांसद नहीं गया है, अभी तो राज्यसभा के सांसद ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को, अपने राज्यसभा सांसदों को, अपने लोकसभा सांसदों को बचा कर रखने की होगी। सौरभ बस एक लाइन जोड़ दे रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा कि मुसलमानों का के बारे में खुल करके बोलिए, राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेजस्वी निपट गए हैं, ममता निपट गई हैं, अखिलेश भी निपट जाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो स्पेस इन लोगों ने छीना था कांग्रेस पार्टी वो रिगेन कर। सर मैं आप राहुल गांधी वाली बात उन्होंने छेड़ दी, उस पर भी मेरे पास एक खबर है। एक तो ये कि अभी आपने जैसे इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी अब उसको मजबूत करने के लिए बाकी लोगों को साथ लाएंगी, लेकिन क्या उनका वोट जिस तरीके से कांग्रेस लेफ्ट को जा रहा है, अपोजिशन पार्टियों के बीच में अविश्वास और बढ़ना नहीं चाहिए? मतलब लॉजिकल तो ऐसा लगता है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने दो बातें कही थी, उसमें से उनकी अब पुष्टि हो गई क्योंकि वो क्लोज डोर मीटिंग थी जो वो अपने अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग में वो गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर मुसलमानों की बात करनी है तो खुल के मुसलमानों की बात करो और मुसलमान कह के बात करो, ये चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं चलेगा प्यार, अगर है तो फिर खुल्लम खुल्ला करो, ये मतलब था ना साहब उसका। अब बात ठीक हुई। अब दूसरा बात उन्होंने क्या कही थी कि 1 साल के अंदर ये मोदी सरकार गिर जाएगी। तो इसका भी कंफर्मेशन आ गया कि ये बात उन्होंने कही थी और कैसे कही थी। तारिक अनवर साहब उस मीटिंग में थे, सांसद हैं, उनके बिहार से आते हैं, और उन्होंने बताया हाँ राहुल गांधी ने कहा था कि जो हालात देश के अंदर है मोदी सरकार 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी। सुनते हैं। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। समीर जी बोल रहे थे पीछे से 1 साल में मोदी जी फुल मेजोरिटी कर लेंगे, ये कह रहे सरकार गिर जाएगी। लेकिन एनीवे सर विजय जी के पास आ रहा हूं। अरे लोग ये सब पहले भी किसी नेता ने कहा था नहीं सरकार गिर जाएगी। सरकार कैसे गिर जाएगी? सरकार गिरने की एक ही वजह होती है कि उसके पास नंबर ना हो। नंबर है 272, बीजेपी के अपने हैं 240। बंगाल में सर पैसे आप कहेंगे आप भी क्या इस बात को सीरियसली लेने लगे, लेकिन चूंकि लोग नेता कहते हैं तो कोई आदमी सोच रहा होगा ना भी कैसे। एनडीए के 293, गलत जहां गलत हो आप बता दीजिएगा, 293, बीजेपी के 240, तेलुगु देशम के 16, जनता दल के जेडीयू के 12, शिवसेना के शिंदे साहब के 7, एलजेपी रामविलास के 5, जेडीएस के 2, जनसेना पार्टी के 2, आरएलडी के 2, एक वाले और भी हैं। इसमें जो 2 सबसे बड़े धड़े हैं ना, जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों भी चली जाए ना तब भी नहीं गिरेगी, तो भी नहीं गिरेगी सर, तब भी सरकार बंगाल में उपचुनाव हो गया तो सर बोले सिर्फ एक लाइन बता दूं, ये हैं देवाशीष सामंत राय, इस्तीफा दे दिया इन्होंने त्यागपत्र दे कौन थे? ये बीजेडी के राज्यसभा सांसद थे, आज छोड़ दी पार्टी। बीजू जनता दल के, अच्छा, नवीन पटनायक के बहुत नजदीकी थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो बस सिर्फ जानकारी के लिए, बाकी तो ठीक है 1 साल में गिर जाएगी। सर अब कह रहे हैं 1 साल में राहुल जी कह रहे हैं गिर जाएगी सरकार। देखिए 2 बातें कल वहाँ पर हुई ना बैठक में, जैसे आपने बताया कि मुसलमानों के साथ लेने की, और ये तो उसमें तो हो सकता है टाइम लगे, ये तो 1 साल में साफ हो जाएगा सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तब इसमें तो बहुत समय बचा नहीं है जी, ठीक है। तो अब कौन इसको बांध रहा है, मतलब अभी बात हो रही थी तो कहा गया कि कोई हवा तो पता पड़ेगी कैसे हो रहा है, मतलब कोई एक कन्विंसिंग पॉइंट होना चाहिए कि ये सरकार गिर जाएगी, इसका कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो। ऐसा होता है ना कि सरकारें गिरती भी हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी भी होती है, लेकिन कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो कि ये गिर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सौरभ जी को प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चर्चा करनी है तो इस पर भी करें चर्चा। मुझे लगा था आप ये बोलेंगे, लेकिन फिर भी सर आप राहुल जी को इसका मतलब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? आप राहुल गांधी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते? नहीं, मेरे लेने से कोई फर्क नहीं। मैंने लिया, मैंने इसलिए बात की। तो आप सीरियसली लीजिए, मुझे मतलब इसमें कोई संभावना नहीं लग रही कि अब आप अपना प्रोग्राम के लिए 2 मिनट किसी भी बात पर चर्चा करें तो कर सकते हैं। क्यों कहते हैं फिर वैसी बातें? नहीं, ये तो वो बड़े नेता हैं, वो कर सकते हैं कोई भी बात, उस पर कोई जानना नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1 साल में हम तैयारी करें इस मोदी सरकार को हटाने की, 2029 में ये सरकार चली जाए। सर वो तो बात थोड़ी सी दमदार लगती है कि चलिए अब ममता जी भी हैं, आ रही हैं, हम सब लोग मिलकर साथ लड़ें।
तो वो बात थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती। फिर अभी उत्तर प्रदेश में क्या हम 7 चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो तनुज पुनिया जी अभी वहाँ से हटे कि नहीं हटे वहाँ से, कि वो कहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। मैं आपको बताऊँ क्या सर, आप सहमत होंगे मुझसे, जब भी देश के अंदर कोई संकट आता है राहुल गांधी को लगता है अब मोदी के ऊपर इसका बम फूटेगा और अब जनता पीछे, अब जनता खिलाफ हो जाएगी। कोरोना के वो कोरोना से वेट कर रहे हैं। राहुल चाहते हैं कि कोई भी, मतलब जैसे हम लोग कहते थे ना कि क्या होता है वो इन्फिनिटी में आता है ना कि कोई संभावना छूटे नहीं, वो सब वो बोल देना चाहते हैं। हाँ, फिर ताकि ये एक भी कह जननायक सके। वाली रील कभी तो बने। सर, एक साल में राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार गिरेगी मोदी, एक साल में राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा। उनको लेके पार्टी के अंदर जो नाराजगी है, जो स्थिति बनी हुई है, आप तय मानो सर, कि राहुल इसको गांधी अगर छोड़िए एक साल अपने विपक्ष का नेता का पद ही बचा ले तो ये उनके देखिए, लिए बहुत अभी बड़ी हम इनकी बात बात पर आपने एतराज नहीं किया, मतलब ये जो कह रहे हैं वो सीरियस कह रहे हैं? आज आप तय करके आए। वो भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ नहीं, ऐसा मेरी नहीं होने इच्छा वाला। के अनुसार कह वो रहे उनकी हैं। इच्छा के अनुसार, तो वो इसलिए वो अपनी इनका इच्छा विरोध बता रहे हैं। नहीं जैसे किया राहुल जा जी ने इच्छा बताई, ऐसे समीर जी ने इच्छा बताई। नहीं, लेकिन एक देखिए, चीज- मुद्दा ये है ना कि महत्वपूर्ण है कि अभी मैं समझता हूँ राहुल जी के लिए मीटिंग में कहते हैं कि भाई अब ये मौका कि हम 1 साल मेहनत करें और 2029 के चुनाव में मोदी सरकार को हटाएं। सर आपके पास यार, नहीं मिनट तो मेरा सवाल एक लाइन बोल नहीं सर, आप ही के पास। और उसके लिए कोई प्लान प्रोग्राम या सबके साथ चलना है, क्या करना है, ये तो- सब बात करें तो मुझे समझ में ये बात राहुल जी का बयान मुसलमानों वाला कि मुसलमानों के खिलाफ उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है तो खुल के बोलो, मुसलमान कह के बोलो, ये तो दिन में आ गया था बयान, तब तक फलता का नतीजा तो आया नहीं था। तो राहुल जी को नहीं पता होगा कि मुझे सिर्फ 10,000 वोट मिलेंगे उस सीट पे, तो मुसलमान भी तो वोट नहीं कर रहा कांग्रेस को, प्रॉब्लम ये है। कांग्रेस को उस समय ही देखना चाहिए था, जैसे ही जहांगीर ने विड्रॉ किया तो कांग्रेस को अपनी मशीनरी को लगाकर एग्जैक्टली उसका फायदा उनको क्यों नहीं मिला? उसी समय उठा। मुसलमान क्यों नहीं गया वहां पर? इसमें जहांगीर को 7,000 वोट मिलना खबर जबकि नहीं सर है। कांग्रेस का अकेला आप सोचिए, बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। उसके सर लोगों इंपॉर्टेंट ने- बात क्या है, सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान था, बाकी और दोनों कांग्रेस का ही मुसलमान, यस कांग्रेस का ही मुसलमान Left उम्मीदवार का था, तो हिंदू बाकी है। दोनों हिंदू थे, यस। लेफ्ट और बीच उसके बाद नहीं मिल रहा है। देखिए सौरभ, राहुल गांधी की बातों को ऐसे मैं सामान्यतः गंभीरता से नहीं लेता, अक्सर गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में नेपाल के अंदर देखिए अमेरिकन फॉरेन एजेंसीज ने कू करवाया, ये तो हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर हुआ, क्या राहुल गांधी का जो विदेश यात्रा है कहीं इस प्रकार की साजिश तो नहीं चल रही है कि भारत सरकार को डीस्टेबलाइज करने की बात? हम कई पावर कॉरिडोर से ये सब इनकी बातें सुनते रहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है वर्तमान सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये बताए कि कोई एजेंसी बाहर काम कर रही है जिसका इंफॉर्मेशन राहुल गांधी तक आया है और उन्होंने ऐसी बातें कह दी है? ऐसे हवा में कैसे कह सकते हैं कि भाई जो है वो सरकार गिर जाएगी? आप कोई कारण तो होगा। क्या उनको लगता है कि टीडीपी इससे हटने वाली है? क्या टीडीपी को हटाने के लिए कोई बाहर से साजिश कर रहा हो? क्या कोई बाहर की ताकत ऐसी है जो जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी से हटाने के प्रयास में लगा हो? कोई तो ऐसी ताकत होगी जो इस पर काम कर रही होगी, जिसका ब्लूप्रिंट जो है वो संभवतः राहुल गांधी के भी नॉलेज में होगा कि ये सब चीजें फलीभूत हो जाएंगी और भारत की सरकार जो है वर्तमान सरकार वो गिर जाएगी। एक तो ये है, वरना दूसरा तो ऑप्शन पर हम लोग हमेशा मजाक करते ही हैं कि भाई राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। वैसे बीजेपी की जो बात इस आपने कही ना, इस एलिमेंट को इसको इग्नोर करके मत चलिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हम निर्णय ले रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार इशारा कर रहे थे कि बहुत कीमत चुकानी डील वाली बात। यस, हाँ, तब भी ये सोचिए कि बाहर की आज ऐसा लग ताकतें रहा है कौन सर कौन मुझे से कि लोग जैसे वो डाइटिंग जब लोग करते हैं ना तो उसमें एक चीट डे रखते हैं। आज आपने चीट डे रख दिया कि सब अपनी मर्जी से बोलिए जो भी बोलना है, किसी को कोई सबूत की ये आप पर भी लागू है ना सर? नहीं, जो बात ये कह रहे हैं ये बीजेपी ने कहा है राहुल गांधी की इस बात के जवाब में, उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी देश में दंगे करा के, अराजकता करा के और फिर वही सोरोस वाली बात, सोरोस को के पैसों से और सत्ता परिवर्तन करना सोरोस चाहती कितना है। कर लेंगे, सोरोस को कितने साल तक चलाते रहेंगे? और वो तो कई मंत्रियों के बच्चे अब फिर वहीं पर आ जाते हैं। आप सोरोस पर, सोरोस से कुछ होगा देश में? आप सोरोस को, नेपाल को और भारत को एक जैसे मत देखिए ना। त्रिपाठी जी, मुसलमान वोट फिर भी नहीं मिला कांग्रेस को? नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि मुसलमान वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। हम लोग जाने की बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप फाल्ता का बिना रिपोल वाली सीट को छोड़ दीजिए, वो असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। अब जो भी चुनाव होगा मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिलेगा।
ये जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं इनको अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट के लिए वो जमे रहना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज समझिए, जब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, राहुल जी ने कहा कि भाई 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो कौन सा ऐसा साल है या कौन सा ऐसा महीना है जब वो नहीं कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी? अगर यहां से बात शुरू करते तो गंभीरता समझ में आती। फिर दूसरा क्या है, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, उनको लगता है कि भाई उनके कहे के अनुसार तो कुछ भी हो नहीं रहा है, भाई दुनिया में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जिससे भारत और कमजोर हो जाए, बर्बाद हो जाए, दुनिया के देश भारत के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं निकल रहा है कि लोग निकल पड़े हो सड़कों पे और कहें कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसमें उनको लगता है कुछ तो ऐसा बोलना चाहिए। अब 4 लोग चर्चा करेंगे तो कहेंगे अच्छा राहुल जी ने कहा है तो कुछ हो सकता है उनको कुछ खबर मिली हो, तो फिर चाहे विजय जी माने, रागी जी माने या कोई माने न माने, फिर सोरोस टाइप थ्योरी चलेगी सड़क पे।